से। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है बोला गया है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, ये आपको आंसर बताना है। तो गेहूं और गुलाब अगर आपने पढ़ा है ध्यान से और आपने अभी तक तैयारी अपनी कर ली होगी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद को ही याद हो गए होंगे। तो गेहूं और गुलाब जो है ये रचना है राम वृक्ष वेनपुरी की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट होता है, राम वृक्ष वेनपुरी। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया है त्यागपत्र किस विद्या की रचना है। तो ये त्यागपत्र आपने भी पढ़ा है, इस क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी में रखा गया है। त्यागपत्र जो है ये आपके एक उपन्यास विद्या की रचना है। तो यहाँ पर जो आपका फिर से पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो रस मीमांसा आलोचना कृति किसकी है ये आपको बताना है। आपने चूज कर लिया होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर जो होगा रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति है ये, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी खबर किसकी रचना है, अपनी खबर किसकी रचना है। तो अपनी खबर जो रचना है ये पांडे बेचन शर्मा की है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और इसका संपादन किसने किया था ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसका संपादन किया था। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें सातवें प्रश्न में पूछा गया है गबन किसकी रचना है। तो गबन जो है आपके बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं उनकी रचना है और वो हैं हमारे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पंचवटी नामक कृति के रचनाकार हैं। पंचवटी नामक जो कृति है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके रचनाकार पंचवटी के रचनाकार जो हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो आपको याद होगी भी, और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1900 से 1918 ईस्वी तक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है इसका वीर गाथा काल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 11-13 पे यति होती है। तो ये किस में होता है आपका सरोठा में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सरोठा इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया गया है बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जे ही रामपद विचुरत दीन दयाल प्रिय सत्रण इव परिहेऊ। इस छंद में जो है आपको बताना है कि छंद क्या है, इस पद में छंद क्या है, और इसमें जो छंद है वो कौन सा छंद हो जाएगा आपका, इसमें आएगा सरोठा छंद। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए राम नाम मणिदीप धरी जीहे देहरी द्वार रेखांकित में अलंकार बताना है। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है इस रेखांकित शब्द में जीह देहरी द्वार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया अलंकार वो है आपका रूपक अलंकार। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अन्याय में कौन सा उपसर्ग है। तो अन्याय शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अन्याय में जो है आप अंदाजा भी लगा सकते हैं और सही भी बताएंगे कि अन्याय जो है अ प्लस न्याय से बना हुआ है, तो इसमें अ उपसर्ग है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है कौन सा शब्द आहट प्रत्यय से नहीं बना है। ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है नहीं बना है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शब्द आहट प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसमें जो है आहट प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सजावट। क्योंकि चिकनाहट आपका आहट प्रत्यय से है, कड़वाहट भी आहट प्रत्यय है इसमें, और घबराहट में भी है, लेकिन सजावट में आहट प्रत्यय नहीं है। तो आपका ऑप्शन होता है सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है इसकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया आपको 16वां प्रश्न ऊपर या नीचे में समास है। ऊपर या नीचे में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो ऊपर या नीचे इसमें समास आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि इसमें समास जो लगने वाला है वो लगेगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं बताना है आपको कि इसमें से दिए हुए शब्दों में से कौन सा शब्द जो है
तत्सम रूप नहीं है, तो आपका स्कंद तत्सम शब्द होता है। कपोत भी आपका कबूतर तत्सम शब्द होता है। ईर्ष्या भी आपका तत्सम है। हल्दी आपका तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के भेद हैं। अगर आपने संधि पढ़ी है तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, उसमें आपका स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इसको फिर से स्वर संधि को डिफाइन किया गया है और इसमें कितने भेद होंगे सभी को पता होगा अच्छी तरीके से। इसके कुल मिलाकर के 5 भेद हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो 19वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप आपको बताना है। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप आपको सही तरीके से याद करके बता दीजिए कि इसमें क्या आंसर होगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आप जो है इसको सही तरीके से एक बार चेक करें, खुद कोशिश करें और उसके बाद बता दें। तो यहाँ पर जो अस्मद शब्द है, इसमें षष्ठी और बहुवचन रूप आपको बताना है, तो इसमें षष्ठी और बहुवचन रूप न हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है लबते रूप लब किस वचन पुरुष में होता है। लबते रूप जो है लब किस वचन पुरुष में होता है, तो लबते जो है आपका किसी में आ जाएगा, विधि लिड लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में आ जाएगा। यहाँ पर आपका द्वितीय आंसर यानी कि सेकंड आंसर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा और इस प्रश्न पत्र को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आते हैं खंड बी पे, जो 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको वर्णनात्मक प्रश्न जो खंड बी में पूछा गया है, पद्यांश आधारित प्रश्न में से आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये वाला पैराग्राफ है और इसमें रेखांकित अंश ये छोटा सा आपको दे रखा है एक। यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको बताना है, यानी कि किस पुस्तक से ली गई है, पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है आपको, तो रेखांकित अंश जो आपके सामने है यहाँ पर, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और उसके बाद जो तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, कुसंग के ज्वर को जो है भयानक क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर दोगे तो आपको यहाँ से 6 अंक प्राप्त होंगे, प्रति प्रश्न आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आप ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, आप ये कर सकते हैं, चिंता को लोग चिता कहते हैं। तो ये वाला जो आपका अथवा वाला पार्ट है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका यहाँ पर रेखांकित अंश दिया गया है, आप देख सकते हैं 2 लाइनें हैं रेखांकित अंश की। इसमें सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या होगा, यानी कि किस पार्ट से लिया गया है, किस पुस्तक में संकलित है और इसके लेखक कौन है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, जो यहाँ पे रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, इन अंशों की क्या व्याख्या होगी और सही तरीके से आपको बताना है कि इसमें व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं कवि। उसके बाद में चिंता को लोग चिता क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, या तो आप ये कर दीजिए या फिर आप अथवा वाला पार्ट करना चाहते हैं तो अथवा वाले पार्ट जो नीचे दिया गया है, या तो फिर आप ये वाला कर दीजिए। कोई एक करेंगे तो आपको 6 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे और ये गद्यांश है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है प्रश्न पत्र में, वो बनेगा आपका पद्यांश का। तो पद्यांश आधारित जो है प्रश्न, यानी कि आपको पद दी जाएगी, कविता दी जाएगी, उसके आधार पर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर भी प्रश्नों के उत्तर 3 प्रश्न के उत्तर देंगे तो आपको 2-2 अंक करके 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। पहला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको बताना है। तो इसका संदर्भ क्या होगा, कौन से पाठ्य पुस्तक से ली गई है और कहाँ से इसको उठाया गया है और इसके रचयिता कौन है। साथ ही साथ रेखांकित अंश जो है आपको यहाँ पे दी गई है 2 लाइनें, इसकी व्याख्या आपको कर देनी है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। और यदि आप इस बी पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, विद इन 1 डे आपको जो है सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आपके पास समय कम है, मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम कमेंट कर पाएँ लोग बाग, तो हमें पता चले कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट का भी सॉल्यूशन इमीडिएट दे देंगे आपको। और इसमें जो है आपको अथवा पार्ट भी मिलता है, तो अथवा पार्ट के साथ में आप चाहें तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ऊपर वाला अगर आप कर देते हैं तो आपको नीचे वाले करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप नीचे वाला करते हैं तो ऊपर वाले करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले आप प्रश्न को पढ़ें कि कौन सा बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, उसी प्रश्न को आप उठाएं। अन्यथा आप जो है कोई भी क्वेश्चन उठा करके अगर सॉल्व करते हैं और बाद में उसमें फंस जाते हैं तो आपका समय भी बर्बाद होगा और नंबर भी कट जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका अथवा पार्ट में दिया गया है, छोटी सी पंक्ति है और इस पंक्ति का आपको संदर्भ लिखना है। और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे जो रेखांकित अंश आप देख रहे हैं 3 लाइन दिख रही हैं, इन 3 लाइनों की जो है आपको व्याख्या कर देनी है। और उसके बाद में उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है, ये भी आपको बताना है कि इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर पूछा गया है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, कुल मिला के 5 नंबर आपको इस तरह से मिलेंगे। सबसे पहले पार्ट जो है आपका ये है, जिसका आपको संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। संदर्भ में आपको बताना है कि किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है, किस बुक से है और पाठ का नाम क्या है, साथ ही साथ इसके अगर कवि हैं तो कौन से कवि हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे
संदर्भ में 2 नंबर मिल जाएंगे और फिर इसकी व्याख्या कर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। टोटल मिला के आपको इस अंक यहाँ से इस प्रश्न में 5 अंक मिलेगा। इसके अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको अथवा में फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है वाराणसी वाला, तो इसका भी आपको संदर्भ लिखना है और फिर हिंदी में इसका जो है व्याख्या कर देनी है, अनुवाद कर देना है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला जो चौथा प्रश्न पूछा गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश, अभी आपको संस्कृत गद्यांश दिया था, ध्यान रखना है, ये संस्कृत गद्यांश का तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो बना है वो है आपका, ये है आपका संस्कृत पद्यांश का। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न वैसे के वैसे पूछे जाएंगे। जैसे चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संस्कृत पद्यांश में से आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, तो चौथे प्रश्न पर आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह से अगर तीसरा प्रश्न देखें तो संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो तीसरा प्रश्न इसी तरह से मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया दूसरा प्रश्न जो है गद्यांश आधारित होगा, तो इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि बिल्कुल पैटर्न आपका यही रहने वाला है, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपको संस्कृत का पद्यांश है, इसमें 2 लाइनों का एक पद्यांश यहाँ पे दिया गया है और 1-2 लाइनों का इसके अथवा में दिया गया है। तो आप दोनों में से जो बेहतरीन कर सकते हैं, जिसका आप संदर्भ जानते हैं और जिसका अनुवाद आप बेहतरीन कर सकते हैं, उसी को लिखें। आपको बता चुका हूँ हर बार क्वेश्चन में कि संदर्भ जब आप लिखते हैं तो ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, किस पाठ्य पुस्तक से है, इसके लेखक या कवि कौन है, और जो है आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और इसका फिर हिंदी में अनुवाद कर देंगे। बहुत ही छोटा सा अनुवाद होता है, जो पद होते हैं इसके बहुत छोटे से अनुवाद होते हैं, 2 से 3 लाइनों में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पत्र बहुत तरीके से तैयार करना और बेहतरीन तरीके से तैयार करना। मैं आपको सारे स्टडी मटेरियल दे चुका हूँ हिंदी विषय के, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, सारा कंप्लीट आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका क खंड में पूछा गया, आपको कोई भी एक करना है, ठीक है। अगर क करते हैं तो क में दोनों को करना होगा, अगर ख करते हैं तो ख में भी आपको दोनों को ही करना होगा, अगर ग करते हैं तो ग में भी दोनों को ही करना होगा, और इसी तरह से घ करते हैं तो घ में भी आपके दोनों को ही करना होगा। तो पहला आपका प्रश्न जो है, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु आपको संक्षेप में लिखनी है, और इसी का दूसरा पार्ट, इसको आपको पहला अगर प्रश्न ये वाला ही करते हैं तो इसका दूसरा पार्ट भी आपको करना होगा, तब जाके आपको ये अंक प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको 3 अंक केवल एक प्रश्न करने से नहीं, इस प्रश्न के दोनों पार्ट करने से मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कभी आप केवल एक प्रश्न करके आ जाओ तो यहाँ पर आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा। और जितना आप संक्षेप में और छोटा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो उसमें शामिल कर देनी है। छोटे से छोटा लिखें और शामिल करते हुए चलें। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जो है सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण आपको करना है। ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस में मॉडल पेपर 2023 का और मॉडल पेपर 2022 का कंप्लीट करवा चुका हूं, और लिखित सोल्यूशन केवल इसी चैनल पर पूरे यूट्यूब के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं, और सभी विषय के करवा दिए गए हैं। उनको जरूर देखना, वो आपके लिए बहुत मददगार होंगे। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो 2022 का मॉडल पेपर छोड़ना नहीं, और 2023 का तो आपके बोर्ड ने ही बोल दिया कि उसको तो देखे बिना इस अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाना नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2022 का आपको छोड़ना नहीं है, और 2023 का आपके खुद बोर्ड ने निर्देश जारी किया था, लिखित संदेश जारी किया था कि आपको 2023 के मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, डिटेल सॉल्व करवाया है, हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाया, ऐसा नहीं केवल आंसर बताया, हर चीज़ समझाया हुआ है। आप उसको देख करके अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हैं, तो उसको जरूर देख लें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने स्कोर को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं। इसमें दूसरा जो प्रश्न है खंड ख की बात करें, अगर आप क कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न आगे करने की जरूरत नहीं है, 5वां प्रश्न वहीं कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 5वें प्रश्न में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको केवल एक ही करना होगा। कोई भी क उठाते हैं तो क के दोनों पार्ट करिए, ख उठाते हैं तो ख का दोनों पार्ट करिए, या ग उठाते हैं तो ग के दोनों पार्ट करिए। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चिंता सर्ग का कथा लिखना है आपको, ठीक है, और इसी में आपको मेवाड़ मुकुट के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही करने होंगे आपको। इसी तरह से ग पाठ की बात करें तो मुक्ति दूत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में आपको लिखनी है। संक्षेप का मतलब होता है बहुत ही कम शब्दों में और पूरी तरह से बढ़िया तरीके से, ताकि वो समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। और मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आपको कर देना है। तो दोनों प्रश्न एक साथ ही करना, पहला प्रश्न आप करोगे, उसके बाद दूसरा उसके नीचे कर देना, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। घ पाठ की बात करें तो अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु आपको लिखनी है, अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु, ठीक है। और इसी का दूसरा पाठ जो पूछा गया है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। ये जितने भी आप क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मॉडल पेपर में मैं बेहतरीन तरीके से करवा चुका हूँ। बार बार ये रिपीट करने का मीन ये है कि कई बच्चे जो है सुनते नहीं हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं, और शायद उनके काम की चीज़ बताई जाती है लेकिन उनको परवाह नहीं होती है। यहाँ पे ड पार्ट जो है, इसमें कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथा वस्तु आपको लिखना है, और खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करना है। सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आपसे फिर से विनती करूँगा कि आप जरूर देख लें। अगर आप
एग्जाम में जाने वाले हैं, आपके पास मात्र 2 से 3 दिन 4 दिन बचे हुए हैं। तो करमवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु आपको लिखनी है, यानी कि उस पर प्रकाश डालना है, और करमवीर भरत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। ये प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण यानी कि चित्रांकन करना है, चरित्र चित्रण बताना है। और मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कौन सा करना चाहेंगे ये देखते जाइए। तुमुल खंड काव्य के मख विध्वंस और मेघनाद वध वर्ण की कथा वस्तु संक्षेप में आपको बता देनी है। और तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो उसकी उनकी विशेषताएं बता देने हैं। ठीक है, पराक्रमी थे और बहुत सारे उनकी जो विशेषताएं हैं, और अच्छे भाई थे, है ना, सदाचारी भाई थे, अच्छे पुत्र थे, आज्ञाकारी पुत्र बोल सकते हो, आज्ञाकारी भाई बोल सकते हो। और जो है यहाँ पे जय सुभाष के खंड काव्य के आधार पर उनकी कथा वस्तु लिखिए, या फिर सुभाष चंद्र बोस का चित्रांकन कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न है, और जिनके सभी के आंसर्स मैं आपको करवा चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में ही आ जाएगी। ठीक है, ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा प्लेलिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे होगी, उस प्लेलिस्ट को टच करिएगा, उसमें सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी आवश्यकता आपको एग्जाम में पड़ने वाली है। यहाँ पर जो नेक्स्ट छठा प्रश्न जो पूछा गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3+2 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ से। जयशंकर प्रसाद का अगर आप जीवन परिचय देते हैं तो उनकी एक रचना लिखनी है, और उस रचना के बारे में 2 से 3 लाइनें आपको लिखनी है। ध्यान रखना है, केवल रचना का नाम लिखोगे तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे, रचना को थोड़ा सा बताना है कि वो रचना जो है किस बारे में उन्होंने लिखी है। तो इसलिए थोड़े से तैयारी अपने बेहतरीन तरीके से करना। मॉडल पेपर में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का कर सकते हैं आप, या फिर पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का कर सकते हैं। तो इन तीनों में से अब मैंने इन तीनों को आईएमपी क्वेश्चन पेपर, मैंने कुछ समय पहले, आज से 5 दिन पहले आईएमपी में लेखकों का परिचय आपको करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने कहा आपका मटेरियल पहले ही मैं उपलब्ध करा चुका हूँ, आप लोग जो है समय से उसको देख नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उसको देख लीजिए, इससे आपका जो है पेपर बहुत आसान लगने लगेगा आपको। अंतिम समय में जब आप पढ़ते हैं तो हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करें। इसके बाद आप छठा प्रश्न जैसे ही करते हैं, इसमें क आपका ऑप्शन है, इसके बाद छठे प्रश्न में ही ख ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि दोनों प्रश्न आपको करने होंगे। छठे प्रश्न में 2 ऑप्शन है आपके, यानी दोनों ही करने होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि 2 पार्ट हैं। इसमें आपको एक लेखक का परिचय देना है, और यहाँ पर आपको एक कवि का परिचय देना है, और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। कवि कौन कौन से पूछे हैं, तो कवि पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। ये तीनों के तीनों मैं करवा चुका हूँ, स्पेशल इंपॉर्टेंट आईएमपी में दे चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उनको जरूर पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से जो है आपके, क्योंकि 7 सेट तैयार होंगे, 7 सेट होंगे जो आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं डीसी, तो डीई डीएफ एमडब्ल्यू डब्ल्यूसी, इस तरह से ये 7 प्रश्न पत्र सेट तैयार होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सेट में जो प्रश्न पत्र में आया हुआ है श्लोक, उस श्लोक को नहीं लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए श्लोक हमने अभी अभी देखा था, जैसे कि ये 2 श्लोक हैं, इन श्लोकों को नहीं लिखना है, बस ये बोल रहा है एग्जामिनर। तो आपको कम से कम 4 श्लोक 5 श्लोक याद करके रखने हैं बढ़िया तरीके से, उसमें से आपका एक जो है लिख देना है, उससे ज़्यादा आपको याद नहीं करने। 4 से 5 श्लोक मैक्सिमम याद करिए। 4 भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 श्लोक भी याद करते हैं तो उसमें से अगर 2 भी आ जाता है तो 2 आपके पास सेफ रहेगा। तो यहाँ पर आपका लेखकों का कवि परिचय आप दे दिया, और उसने आपसे क्या पूछा है, रचना का उल्लेख करना है। इसी तरह से कवि का भी आपको रचना का उल्लेख करना है और परिचय दे देना है। तो 3 यहाँ पर आपको कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। इसके बाद जो है आपका 7वां प्रश्न जो हमने डिस्कस कर लिया कि एक श्लोक लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पत्र में ना आया हो, अन्यथा वो श्लोक का काट दिया जाएगा। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। चारों प्रश्न आपके सामने हैं, और इन चारों प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि आपको केवल 2 ही आंसर देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अंतिम प्रश्न जो है, क्योंकि प्रश्न पत्र में आपको 9 ही प्रश्न मिलेंगे, और टोटल प्रश्न पत्र में 8 ही पेज थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये 8वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं, और ये अंतिम प्रश्न है जो आपका, और यहाँ पर आपका प्लेलिस्ट भी आ रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। 9 अंक का बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्वास्थ्य और शिक्षा पहला, दूसरा स्वदेश प्रेम, तीसरा जल ही जीवन है, और चौथा साहित्य और समाज। तो इनमें से किसी एक पर आपको अपना निबंध लिखना है। प्लेलिस्ट आपके सामने आई हुई है, इसको जरूर देखिए ताकि आप जो है सारे वीडियोज़ उसमें से देख सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।